तो आइए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो आइए दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम पूरी एनर्जी को लगा देंगे बताने के लिए, ताकि आपके दिमाग में जाकर सेट कर जाए और लंबे समय तक बना रहे। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि किरचॉफ्स लॉ क्या है। और दोस्तों, जो किरचॉफ्स लॉ होता है हम कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए पढ़ते हैं, यानी जटिल विद्युत परिपथ के लिए पढ़ते हैं, जटिल परिपथ के लिए पढ़ते हैं। और दोस्तों यानी जटिल विद्युत परिपथ के संबंध में, यानी जटिल विद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ के दो नियम प्रयुक्त है। आपसे भी कोई प्रश्न कर सकता है कि जटिल विद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ के कितने नियम है, तो किरचॉफ के दो नियम प्रयुक्त है। दोस्तों पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसे संधि का नियम भी कहा जाता है। और दोस्तों एक बात और हम आपसे बताएंगे, किरचॉफ के प्रथम जो नियम है एक और भी लॉ के नाम से जानते हैं। दोस्तों वो कौन सा लॉ है जी? किस लॉ के भी नाम से जानते हैं? KCL के नाम से जानते हैं दोस्तों। यानी किस लॉ के नाम से जानते हैं? KCL के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपके दिमाग में अभी एक बात आया होगा कि KCL का पूरा नाम क्या होगा। तो दोस्तों K, तो यहां से देख सकते हैं कि K से आपको क्या मिलेगा जी? किरचॉफ। क्या मिलेगा? किरचॉफ मिलेगा, किरचॉफ मिलेगा। C से आपको क्या मिलेगा? करंट। C से यहां पर क्या बनेगा जी? करंट। और L से तो जानते ही हैं लॉ होगा। तो दोस्तों किरचॉफ के प्रथम नियम को किरचॉफ्स करंट लॉ के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों काफी एक फेमस नाम है, यानी पेपर में भी पूछ देता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को कौन लॉ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों KCL के भी नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम किरचॉफ करंट लॉ होगा। तो आइए दोस्तों जानेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है। जो भी कहता है बिल्कुल अच्छे से और इजी तरीके से बताएंगे, इसलिए वीडियो पर आप बने रहिए। तो आइए दोस्तों, किरचॉफ के प्रथम नियम क्या है। दोस्तों यहां पर लिखते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम क्या है, यानी लिखेंगे किसी जटिल विद्युत परिपथ, किसी जटिल विद्युत, किसी जटिल विद्युत परिपथ, किसी जटिल विद्युत परिपथ में क्या लिखेंगे? किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि की ओर, संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग, संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है, धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। दोस्तों यहां पर देखेंगे और एक एक वर्ड को तोड़कर बताएंगे, इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में अभी क्यों ना हो, आप पूरी वीडियो को जरूर देखिए। यानी किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, संधि से दूर जाने वाली धाराओं की बीजगणितीय, यहां पर योग लिखेंगे, बीजगणितीय योग के बराबर होती है, बीजगणितीय योग के बराबर होती है, बराबर होती है। या दोस्तों अथवा में इसको ऐसे भी लिखते हैं, किसी जटिल विद्युत परिपथ में, किसी जटिल विद्युत परिपथ में, किसी जटिल विद्युत परिपथ, जटिल विद्युत परिपथ में संधि पर सभी धाराओं का,
सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का अर्थ सेम ही होगा। मैं आपको एक एक वर्ड को तोड़कर बता रहे हैं और फिगर पर आपको समझाएंगे। दोस्तों पहला लिखिए है, किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं की बीजगणितीय योग के बराबर होती है। या दोस्तों आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि पर, किस पर, संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो आइए दोस्तों अब इसको फिगर पर हम आपको बताएंगे तोड़ तोड़ कर, एकदम मजा आ जाएगा। तो आइए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं और देखते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, यहां पर एक वर्ड है संधि। आराम से देखिए, पढ़िए, मजा आने वाला है, एकदम मजा आएगा। यहां पर एक वर्ड है संधि। दोस्तों संधि का अर्थ क्या होता है समझना पड़ेगा यार, कि संधि क्या होता है। तो दोस्तों संधि यानी क्या होता है, इसको जानना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप संधि को समझ गए तब ना दोस्तों ये पूरे आप अच्छे तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तीन कंडक्टर या तीन से अधिक कंडक्टर किसी पॉइंट पर जुड़े होते हैं तो उस पॉइंट पर हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है, संधि होगा। उस पॉइंट पर ही क्या होगा, संधि होगा। दोस्तों क्या बताएं कि जब तीन कंडक्टर या तीन से अधिक कंडक्टर जिस पॉइंट पर जुड़े होते हैं उस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं कि वहां पर उस कंडक्टर के लिए संधि है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहां पर जैसे मान लीजिए कि एक वायर यहां है, एक वायर इधर से आया है, एक वायर यहां से आया है और एक वायर इधर है। दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या है जी, संधि है। यहां पर क्या होगा, संधि। दोस्तों इसी को कहते हैं संधि। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी संधि कब कह सकते हैं कि जब तीन कंडक्टर या तीन से अधिक कंडक्टर किसी पॉइंट पर जुड़े होते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यानी कंडक्टर के लिए हम बोल सकते हैं कि क्या है, संधि पॉइंट है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, अब यहां से समझते हैं, किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होती है। और दोस्तों यहां पर इसको समझते हैं, जैसे मान लेते हैं इधर से एक कंडक्टर है, इधर आया है, इधर एक कंडक्टर चलेंगे, इधर से आया एक कंडक्टर, इधर से आकर यहां पर मिला है, एक कंडक्टर यहां से निकला है, इधर गया है, एक कंडक्टर इधर निकला है। चलिए, और यहां पर पी पॉइंट पर संधि होगा। दोस्तों एक बात बताइए, इधर से I1 करंट है आया है, इधर से I2 करंट आया है, इधर से I3 करंट आया है। दोस्तों इधर से I4 करंट निकला है और यहां से I5 करंट निकला है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ए पॉइंट P ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, यहां पर संधि हुआ है। और दोस्तों अब यहां पर सीखते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, कि किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। प्यारे बच्चों इस पर हम कलम का, इस पर हम क्या करें, मार्कर के नोक को रख रहे हैं। और दोस्तों देखिए संधि की ओर आने वाली धारा कौन सी है, कौन कौन सी है जी, I1 है, I2 है, I3 है। ये देखिए ये संधि की ओर आने वाली धारा है और संधि से दूर जाने वाली धारा आप बताइए। तो दोस्तों यहां से देखिए संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है, I4 है। देखिए तीर का चिन्ह ऐसा है, मतलब निकल रहा है। संधि से दूर जाने वाली धारा I4 है और I5 है। तो दोस्तों किरचॉफ के प्रथम नियम से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यही तो समझना किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। तो दोस्तों लिख सकते हैं कि किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, दोस्तों संधि से
दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग बराबर होता है। यानी दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, I4 प्लस I5। यानी दोस्तों यही क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। जितना करंट इस पॉइंट पर आएगा उतना ही करंट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यही बात यानी किरचॉफ बताया, किरचॉफ के प्रथम नियम में बताया गया है कि किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी जटिल विद्युत परिपथ में, यहां पर समझिएगा, किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि पर, यानी कहां पर, संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी दोस्तों एक बात और में आपसे बताएंगे, क्या बताएंगे वो समझना बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। यानी देखिए संधि की ओर आने वाली धारा को आगम धारा कहते हैं दोस्तों। संधि की ओर आने वाली धारा को हम कौन सी धारा के नाम से जानते हैं, आगम धारा। और संधि से दूर जाने वाली धारा को हम निर्गम धारा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक मानते हैं और संधि से दूर जाने वाली धारा को हम क्या मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं। तो दोस्तों उसी चिन्ह का प्रयोग यानी इसको निकालने के लिए हम करेंगे। तो दोस्तों कहता है किसी जटिल विद्युत परिपथ में सभी, यानी जटिल विद्युत परिपथ में संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो दोस्तों यानी इसको हम कैसे यहां पर लिखेंगे जी, कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों देखिए आगम धारा कौन, संधि की ओर आने वाली धारा आगम धारा, और आगम धारा को धनात्मक माना जाता है। तो ये क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या होगा I3। दोस्तों प्लस यहां पर देखेंगे, ये देखिए संधि से दूर जाने वाली धारा I4 है, I5 है। तो दोस्तों इसको हम ऋणात्मक मानते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, माइनस I4 प्लस कितना होगा जी, माइनस I5 अब बराबर में 0। दोस्तों यही तो नियम कहता है कि किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। तो दोस्तों इस पॉइंट पर हमने क्या बताया कि आगम धारा को पॉजिटिव मानेंगे और निर्गम धारा को निगेटिव, और यानी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। तो दोस्तों I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, आप सोच रहे होंगे कि यहां से माइनस कैसे लेकर आए। तो दोस्तों I4 क्या है, निर्गम धारा है और निर्गम धारा को हम ऋणात्मक मानेंगे। तो दोस्तों I4 माइनस I4 हो जाएगा, यहां पर प्लस रहेगा क्योंकि यहां पर योग कहता है। और यहां पर जो I5 है दोस्तों ये भी तो निर्गम धारा है। तो दोस्तों निर्गम धारा को निगेटिव हम मानते हैं, तो माइनस I5 बराबर क्या होगा, 0। और दोस्तों इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे तो फिर यही मिल जाएगा। या इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 आप बराबर 0। ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा I4, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा I5। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं जी, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। तो दोस्तों देखिए तो बात तो वही है, बात वही है, बिल्कुल वही है। तो दोस्तों किरचॉफ के प्रथम नियम क्या है जी, कि किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और दोस्तों अथवा में बोल सकते हैं आप, ये भी किरचॉफ के नियम में बोल सकते हैं, किरचॉफ का ये भी नियम है, क्या है जी, कि किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है जी, शून्य होता है। दोस्तों यहां पर नोट लिखेंगे कि आपके दिमाग में बना रहेगा, नोट लिखेंगे, जानते हैं क्या लिखेंगे, लिखेंगे संधि की ओर आने वाली धारा, आने वाली धाराओं को धनात्मक, आने वाली धारा को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना जाता है। तो दोस्तों बात क्लियर हो गया होगा
कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक माना जाता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों एक और हम फिगर ड्रॉ करते हैं और उस फिगर को हम क्या करेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम से लिखेंगे कि उसको हम कैसे लिख पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं और आप देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, देखना बिल्कुल जरूरी है। दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं और दोस्तों न्यूमेरिकल भी कराएंगे एकदम बिल्कुल अच्छे से। दोस्तों यहां से देखिए, यहां से एक कंडक्टर है, इधर भी एक कंडक्टर यहां पर आकर मिला, एक कंडक्टर इधर से आया यहां पर मिला। चलिए एक कंडक्टर यहां पर, यहां से आकर इस पॉइंट पर मिला, थोड़ा टेढ़ा हो गया। चलिए अब यहां से देखिए एक कंडक्टर इधर चला गया, यहां से ऐसे कर लेंगे। चलिए एक काम करेंगे, देखिए इधर से I1 धारा आ रही है, इधर से I2 धारा आ रही है, इधर से I3 धारा जा रही है, इधर से I4 धारा आ रही है, इधर से I5 धारा निकल रहा है, I6 धारा निकल रहा है, I7 धारा निकल रहा है। तो दोस्तों अब एक काम करेंगे, अब किरचॉफ के प्रथम नियम से हम लिखेंगे कि इसको हम कैसे लिख पाएंगे। आप सोचिए कैसे लिखेंगे जी। मैंने बताया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो दोस्तों यहां पर कलम के नोक को रखिए और देखिए, यानी संधि की ओर आने वाली धारा कौन सी है, I1 है। देखिए इधर आ रही है ना, I2 धारा आ रही है, I3 धारा आ रही है, I4 धारा आ रही है। और संधि से दूर जाने वाली धारा कौन कौन सी है जी, यानी I5 है, I6 है, I7 है। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आता होगा। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, यानी क्या जी, किरचॉफ का प्रथम नियम से हम क्या लिख सकते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम से हम क्या लिख सकते हैं जी, बताइए क्या लिख सकते हैं, सोचिए। तो हमने बताया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तो क्या होगा जी, कौन कौन सी धारा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यानी दोस्तों क्या लिख सकते हैं, I5 प्लस I6 प्लस क्या होगा I7। दोस्तों एक और नियम बताए, बात तो वही है कि किसी जटिल विद्युत परिपथ में संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा, इस पॉइंट पर होगा। लेकिन एक बात पर ध्यान देना होगा कि जो आगम धारा होगा, मतलब जो संधि की ओर आने वाली धारा है उसको पॉजिटिव लेना है और संधि से दूर जाने वाली धारा को निगेटिव लेना है। तो दोस्तों कैसे लिख सकते हैं जी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, चूंकि ए संधि की ओर आने वाली धारा है, आप प्लस संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक ले रहा है, तो संधि से दूर जाने वाली धारा क्या होगा, माइनस I5 प्लस क्या होगा जी, माइनस I6 प्लस क्या होगा, माइनस I7 बराबर क्या कर लेंगे, 0। तो दोस्तों इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, बात वही है, इसको उधर ले जाएंगे तो वही फिर आ जाएगा, बात एक ही है, समझ जाइए कि बात एक ही है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को बताएंगे और दोस्तों देखिए क्वेश्चन को बताएंगे, मजा आ जाएगा एकदम, इस पर अब काम करेंगे। चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, यहां से अब न्यूमेरिकल हम बताएंगे। चलिए इधर से 5 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से 7 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से 4 एम्पियर की धारा आ रही है और इधर से 14 एम्पियर की धारा निकल रही है और यहां पर करंट आई है। तो बतानी है कि इधर से कितना करंट पास करेगा, यानी दोस्तों I बराबर व्हाट, यहां पर लिख सकते हैं दिए गए चित्र में I बराबर व्हाट, मतलब I का मान ज्ञात करें। दोस्तों कैसे करेंगे बताइए, I कैसे फाइंड करेंगे, मतलब इस कंडक्टर से कितना करंट पास करेगा यही बतानी है। बताइए, ये तो संधि यहां पर पॉइंट P ले लेते हैं, बताइए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों किरचॉफ के प्रथम नियम से कैसे बनाएंगे, यानी क्या लिखेंगे कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, तो संधि
की ओर आने वाली धारा कौन कौन सी है जी? 5A, एक करंट है, A है और A है। तो दोस्तों इसको लिखेंगे 5A आ प्लस 7A आ प्लस 4A अब बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो संधि से दूर जाने वाली एक करंट है, यानी कितना हो जाएगा जी? 14A आ प्लस I। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 7 5 12 और 12 4 कितना होगा जी? 16 एम्पियर बराबर इधर 14 एम्पियर प्लस I। तो दोस्तों क्या होगा जी? 16 एम्पियर, ये प्लस इधर हो जाएगा माइनस 14 एम्पियर बराबर I। तो दोस्तों I बराबर क्या होगा? 2 एम्पियर। तो दोस्तों यहां से कितना एम्पियर की करंट निकलेगा? 2 एम्पियर की करंट निकलेगा। दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों और भी क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं और भी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों और भी क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाइए। 2 एम्पियर की, चलिए यहां पर पहले बाद में लिखेंगे, पहले हम सर्किट तैयार कर लेते हैं। चलिए इधर से 2 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से 3 एम्पियर की धारा, इधर से 4 एम्पियर की धारा और इधर से 5 एम्पियर की धारा और इधर से 6 एम्पियर की धारा और इधर से 2 एम्पियर की धारा निकल रही है और यहाँ पर करंट I है और करंट I बराबर पूछता है क्या होगा। सोचिए कैसे बनेगा, कैसे बना पाएंगे जी? बताइए I निकाल सकते हैं, ये तो संधि हो जाएगा P पॉइंट पर। बताइए I क्या होगा? आप बता सकते हैं? बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ कैसे बनाएंगे? सोचिए कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, तो ये संधि हो गया। संधि की ओर आने वाली धारा कौन कौन सी है जी? ए 5A, 2A, 3A, 4A और संधि से दूर जाने वाली धारा 6A, 2A और यहाँ पर I। तो कैसे करेंगे? यानी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग मतलब 5A आ प्लस 2A आ प्लस 3A आ प्लस 4A संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हो गया। संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग यानी 6A आ प्लस 2A आ प्लस I। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 2 7, 7 3 10 और 10 4 14 यानी कितना होगा? 14 एम्पियर बराबर 6 2 कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर प्लस I। तो दोस्तों यहां पर कितना होगा? 14 एम्पियर, ये प्लस है इधर माइनस 8 एम्पियर बराबर I। तो दोस्तों I बराबर क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर। तो दोस्तों कितना एम्पियर निकलेगा जी? 6 एम्पियर की धारा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों और भी 1 2 क्वेश्चन करते हैं, एक और 2 भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं यहाँ से 2 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से 3 एम्पियर की धारा, यहाँ से 4 एम्पियर की धारा निकल रही है, यहाँ पर करंट I। अब यहाँ पर पॉइंट P ले लिए और हम आपसे प्रश्न करके बताइए I बराबर व्हाट? सोचिए क्या होगा? सोचिए क्या होगा? इसका आंसर आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि बहुत आसान था और हमने बना लिए हैं। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे जी? मैंने बताया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, तो ये संधि है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा जी? 2A प्लस 3A आप बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी 4A आप प्लस क्या होगा? I। तो दोस्तों ये कितना होगा? 5A, ये प्लस है इधर माइनस 4A बराबर I। तो दोस्तों I बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर। तो दोस्तों आंसर क्या आपको मिला? 1 एम्पियर। तो उम्मीद है कि दोस्तों किरचॉफ के प्रथम नियम आप समझ में आपको बिल्कुल तरीके से आ गया होगा। और दोस्तों एक चीज और आपको बता दें कि जो किरचॉफ के प्रथम नियम है जिसको KCL का नियम कहते हैं दोस्तों, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का भी नियम कहते हैं, एक और भी लॉ के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या बताया? KCL। KCL का पूरा नाम क्या होता है? और किरचॉफ का प्रथम नियम मैंने क्या बताया कि
क्या बताए, जटिल विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या दोस्तों आप बोल सकते हैं कि संधि के नियम से आप ये भी बोल सकते हैं कि जटिल विद्युत परिपथ में संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग या आगम एवं निर्गम धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यही दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम था। तो आइए दोस्तों अब काम करेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम पर। तो आइए दोस्तों अब यहां पर लिखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम या द्वितीय नियम लिख सकते हैं, दूसरा नियम या बंद लूप का नियम इसे कहते हैं, बंद लूप नियम। इसको बंद लूप के नियम से भी जानते हैं। लिखेंगे दोस्तों किरचॉफ सेकेंड लॉ या क्लोज लूप लॉ, क्लोज लूप रूल। ये दोस्तों ये बताएंगे, थोड़ा पसीना को पोंछ ले। और उम्मीद है कि दोस्तों आपको बिल्कुल किरचॉफ के प्रथम नियम तो बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी कहानी। तो आइए दोस्तों, तेरी मेरी कहानी किसके साथ है, इसके साथ है आज। तो दोस्तों किरचॉफ सेकेंड लॉ या क्लोज लूप रूल। दोस्तों जैसे पिछले टॉपिक में यानी किरचॉफ के प्रथम नियम में मैंने संधि पर काम किए थे, संधि को बताया, वैसे यहां पर बंद लूप को समझना होगा जी। वैसे यहां पर बंद लूप को समझना होगा, तब जाकर किरचॉफ के दूसरे नियम पर भी आप पूरी तरीके से पकड़ बना सकते हैं। तो बंद लूप का अर्थ क्या होता है, चलिए मैं बताऊंगा। पहले लिख दे रहे हैं किरचॉफ का दूसरा नियम या बंद लूप का नियम। दोस्तों एक और भी लॉ के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों, KVL के नियम से, KVL के नियम से। दोस्तों उसमें बताए थे KCL और यहां पर KVL के नाम से जानते हैं। तो K से होता है किरचॉफ, K से होता है किरचॉफ, V से होता है वोल्टेज, V से होता है वोल्टेज, L से होता है लॉ, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ के यानी किरचॉफ के दूसरे नियम को किस लॉ के भी नाम से जानते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, और जैसे भी कहेगा वैसे ही बनाएंगे। दोस्तों लिखेंगे किसी जटिल विद्युत परिपथ में, किसी जटिल विद्युत परिपथ में बंद पास के चारों ओर, बंद पास के चारों ओर बंद पास में सभी विभव के परिवर्तन, विभव के परिवर्तनों के बीजगणितीय योग, के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। और दोस्तों दो तीन तरीके से आप बोल सकते हैं, उसमें दो तरीका बताएं, बात तो वही था। किरचॉफ के दूसरे नियम को दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, दो तीन तरीके से बोल सकते हैं। आप इसको देखकर घबरा मत जाइएगा, मैं दो तीन तरीके से आपको बताएंगे, बात तो वही रहेगा। यहां पर लिखिए किसी जटिल विद्युत परिपथ में बंद पास के चारों ओर, बंद पास में सभी विभव के परिवर्तनों के बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी जटिल विद्युत परिपथ में बंद पास के चारों ओर, चारों ओर
चारों ओर बंद पास में सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों एक और तरीके से हम आपको बताएंगे, यानी क्या फिगर को सेट करने के बाद कैसे लिख पाएंगे दोस्तों, जरूर बताएंगे। तो यहां पर आप बने रहिए। देखिए अभी तो नहीं समझ में आया होगा, इसको अब समझाएंगे, एक एक वर्ड में तोड़कर समझाएंगे तो कहेंगे कि सर पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आ गया। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं तब समझाना हम शुरू करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या लिखे हैं। किसी जटिल विद्युत परिपथ में बंद पास के चारों ओर बंद पास में सभी विभव के परिवर्तनों के बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों यहां पर लिखे हैं किसी, वही बात को लिखे हैं, कोई दूसरा बात नहीं है। किसी जटिल विद्युत परिपथ में बंद पास के चारों ओर बंद पास में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों यहां पर एक वर्ड क्लिक करता होगा कि बंद पास क्या है, और दोस्तों आज इसको हम बताएंगे कि बंद पास क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं। अब एक काम करते हैं, फिगर को यहां से, फिगर को बनाने के लिए यहां से इसको हटाते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए फिगर को ड्रॉ करेंगे समझने के लिए। चलिए मेरे प्यारे भाई आराम से समझिए, इस नियम को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ए सेल का विद्युत वाहक बल ई हो गया, ए प्लस टर्मिनल ए माइनस हो जाएगा। ए क्या होगा जी R1, इसको कर लेते हैं, ए R2 हो जाएगा। ये देखिए फिगर थोड़ा, और ए क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। यानी सेल से प्रवाहित हो रही धारा इधर I1, यहां पर भी I1 नहीं I कर लेते हैं, यहां पर भी I, यहां पर भी I, पूरा I ये होगा, बटेगा नहीं I, यहां पर भी I। तो चलिए दोस्तों अब समझिए क्या लिखे हैं। और दोस्तों यहां पर A ले लेंगे, यहां पर B ले लेंगे, यहां पर C और यहां पर D। दोस्तों किसी जटिल विद्युत परिपथ में बंद पास, दोस्तों बंद पास का अर्थ क्या हुआ कि अगर यहां से चलते हैं और इधर जाकर इधर जाकर इधर जाकर इधर जाकर फिर इसी पॉइंट पर आ जाए, तब हम बोल सकते हैं कि एक क्या है बंद पास है। ये जो सर्किट है क्या होगा बंद पास है। क्या है जी बंद पास है, यानी जिस पॉइंट से चलते हैं और उसी पॉइंट पर आ जाए तो दोस्तों हम बंद पास इसको कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे बंद पास ABCDA में, क्या लिखेंगे दोस्तों ABCDA में। तो दोस्तों अब कैसे सेट करेंगे, यहां पर देखिए किसी जटिल विद्युत परिपथ में बंद पास के चारों ओर बंद पास में सभी विभव के परिवर्तनों के बीजगणितीय योग शून्य होता है। या दूसरे शब्दों में लिखे हैं कि किसी जटिल विद्युत परिपथ में बंद पास के चारों ओर बंद पास में सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों यहां से लिखने के पहले एक चीज हम आपको बताएंगे। देखिए अगर करंट, अगर विद्युत धारा, देखिए हाई वोल्टेज से, हाई पोटेंशियल से लिखेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी दोस्तों लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि क्या होगा ड्रॉप होगा। क्या करेगा जी ड्रॉप होगा। यानी हाई पोटेंशियल से जब करंट उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा उसको ऋणात्मक में लेंगे, यानी ऋणात्मक में लेंगे। इस बात को समझिएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। और दोस्तों जब लो पोटेंशियल से, जब करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा,
हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको लेना होगा वो क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों, अब इसी बात को ध्यान रखते हुए इस फिगर को मैं ड्रॉ करता हूं, और इस फिगर के ड्रॉ तो कर चुका हूं, अब लिखेंगे। तो दोस्तों यहां पर कहता है कि किसी जटिल विद्युत परिपथ में बंद पास के चारों ओर बंद पास में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा जी, कैसे लिखेंगे, VA माइनस VB आ प्लस, इसके लिए क्या लिखेंगे, VB माइनस VC आ प्लस, इसके लिए क्या लिखेंगे, VC माइनस VD आ प्लस, इसके लिए क्या लिखेंगे, VD माइनस VA अब बराबर क्या होगा जी, 0 होता है। मैंने बताया ना कि विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। अब दोस्तों यहां से देखिए कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। देखिए ना प्लस से निकला है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या, ऋणात्मक लेना होगा। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे जी, यहां पर I इंटू एक करंट क्या है जी R1, और ए क्या होगा, निगेटिव में होगा। आपको मालूम है ना कि V बराबर I इंटू आर होता है, आपने तो पढ़ रखे हैं। तो दोस्तों माइनस I इंटू R1 होगा, प्लस यहां पर भी देखिए इसके लिए भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जा रहा है। तो दोस्तों माइनस I इंटू अब क्या होगा जी R2 आ प्लस, इधर भी देखिए तो वही सिचुएशन, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो I इंटू R3 आ प्लस। दोस्तों यहां पर अभी देखेंगे यहां तक आए। अब देखो दोस्तों देखिए D से A तक के लिए, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए A निगेटिव है, यहां पर टर्मिनल A निगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव, यानी सेल के लिए यहां पर क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। मतलब अब यहां पर आप देख सकते हैं कि लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो लो से हाई की तरफ जाए तो क्या होगा, यानी प्लस का चिन्ह लेंगे, और यहां पर सेल क्या है जी, यानी E हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, E, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर यहां पर 0, ये माइनस है इधर प्लस I इंटू R1, ये माइनस इधर प्लस I इंटू R2 आ प्लस क्या होगा I इंटू R3, क्या होगा I इंटू R3। तो दोस्तों सिग्मा बराबर ये क्या होगा जी I इंटू R1 आ प्लस क्या होगा I इंटू R2 आ प्लस क्या होगा I इंटू R3, क्या होगा I इंटू R3। अब दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं, इधर हटाते हैं, और दोस्तों यहां से अब क्या देखेंगे दोस्तों, यहां पर लिखे, अब यहां पर देखिए अगर एक सेल यहां पर लगाया है, सेल का विद्युत वाहक बल E है और भी रहे, तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी E सिग्मा E लिख सकते हैं, सिग्मा E आप बराबर इधर क्या लिख देंगे, सिग्मा I इंटू आर, क्या लिख देंगे, सिग्मा I इंटू आर। तो दोस्तों इसी को अब हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा हम इंक भर लेते हैं, रुक जाइए। तो दोस्तों 1 मिनट समय लेंगे, चूंकि न्यूमेरिकल बतानी है इस पर, तो मैं फटाफट इंक को भर ले रहा हूं। तो आइए दोस्तों अब इसको हम कैसे लिख लेंगे, तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, विद्युत परिपथ में बंद पास में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही धारा उसके संगत प्रतिरोध, देखिए गुणनफल के योग, उसके संगत यानी विद्युत परिपथ में बंद पास में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही धारा उसके संगत प्रतिरोध
के गुणनफल के योग, गुणनफल का योग परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। और दोस्तों इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम कहते। तो दोस्तों तीनों में कोई आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों किरचॉफ के दूसरे नियम पर हम न्यूमेरिकल बताना शुरू कर रहे हैं। एकदम छोटा छोटा न्यूमेरिकल बताएंगे कि आपको दिक्कत ना हो। तो आइए दोस्तों अब न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल को बनाएंगे। अगर दोस्तों आपको न्यूमेरिकल बनाना आ जाए तभी ना आपको समझ में आएगा कि नियम हम सीख पाए हैं जी। तो चलिए दोस्तों अब न्यूमेरिकल हम बताना शुरू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों यहां पर 3 ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम का प्रतिरोध है, 9 ओम का प्रतिरोध है, और यहां पर सेल का विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है। और दोस्तों इससे प्रवाहित हो रही धारा I, यही तो हमें I फाइंड करना है दोस्तों। ये क्या होगा, I ये ना होगा, ये क्या होगा I। तो दोस्तों हमें I इस फिगर में हमें I निकाला है, परिपथ से प्रवाहित हो रही धारा का मान निकालनी है। दोस्तों कैसे निकालेंगे सोचिए, दोस्तों कैसे निकालेंगे सोचिए, कितना आसान क्वेश्चन दिए हैं। चलिए हमें I निकालनी है। यहां पर 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, सेल का विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, परिपथ से प्रवाहित हो रही धारा का मान निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों यहां पर एक काम कर लेंगे, पॉइंट ए क्या होगा B, और यहां पर होगा C, और यहां पर होगा D। और दोस्तों किरचॉफ के दूसरे नियम से निकालेंगे। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होगा, लिखेंगे बंद पास A B C D A में। तो दोस्तों आपको मालूम है विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, VA माइनस VB आ प्लस क्या होगा जी, VB माइनस VC आ प्लस VC माइनस VD आ प्लस VD माइनस VA। क्लोज लूप का अर्थ यही ना होता है बराबर में 0। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या मिलेगा जी, देखिए करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो माइनस I इंटू R1 आ प्लस, फिर इसमें भी वही है माइनस I इंटू R2 आ प्लस, फिर वही होगा माइनस I इंटू R3 आ प्लस। इसके लिए क्या होगा, ये सेल है, प्लस है, माइनस है। तो दोस्तों ये लो से हाई की तरफ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब प्लस में होगा बराबर 0। तो दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल E ए 0 माइनस है प्लस I इंटू R1 आ प्लस क्या होगा I इंटू R2 आ प्लस क्या होगा I इंटू R3। दोस्तों ये अलग है, I निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ से E बराबर क्या होगा I इंटू R1 आ प्लस क्या होगा I इंटू R2 आ प्लस क्या होगा I इंटू R3। तो दोस्तों क्या अब निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी सेल का विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट है जी, 9। आप बराबर आराम से देखिए I, तो I तो फाइंड करना है, I गुने R1, तो R1 कितना होगा जी 3 आ प्लस ए I है तो I आ गुने R2, तो R2 कितना होगा जी 6 आ प्लस I आ गुने R3, तो R3 कितना है जी 9। तो दोस्तों यहां से बताइए ये कितना है जी 9, आप बराबर गुना करेंगे 3I आ प्लस ये कितना होगा 6I आ प्लस एक कितना हो जाएगा 9I। तो दोस्तों ये क्या होगा जी 9 बराबर जोड़ेंगे 6 3 9 9 9 कितना हो जाएगा 18 इंटू I हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं का जी 9 आ बटा जो गुना में रहता है भाग में 18 बराबर हो जाएगा I। तो दोस्तों यहाँ पर I बराबर ये क्या होगा 9 एकम 9 9 दूना के 18 मतलब 1/2 1/2 का अर्थ 0.5 एम्पियर होगा। दोस्तों यही रहा आंसर, बन गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन है। आपने लॉ पढ़ लिए तब ना आसान लगा, ऐसे तो बनता नहीं। चलिए दोस्तों एक और काम करते हैं। चलिए दोस्तों यहां पर कर लेते हैं 2 एम्पियर 2 ओम 4 ओम, यहां पर 6 ओम, और यहां पर कर लेते हैं 6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। क्या इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, सोचिए।
यहां से इसको हटाते हैं और हमें फाइंड करना है आई। क्या दोस्तों आप निकाल सकते हैं? सोचिए दोस्तों, क्या आप निकाल सकते हैं? यहां पर है भी दोस्तों, क्या आप करंट पता लगा सकते हैं, आई पता लगा सकते हैं? दोस्तों बताइए, आई निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? किरचॉफ के दूसरे नियम से चलेंगे। तो दोस्तों क्या होगा, बंद पास ए बी सी डी एम ए। तो दोस्तों हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पर क्या आया था अभी ना बताए थे, आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। सोचिए एक यहां पर सेल लगा है, और भी सेल रहे तो E1 प्लस C2 ऐसे कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर E मतलब कितना, 6 बराबर आई आगुने R1 मतलब 2 प्लस आई इंटू R2 मतलब कितना 4 प्लस आई इंटू R3 मतलब कितना हो जाएगा 6। तो दोस्तों ये कितना हो गया 6 बराबर, ये कितना होगा 2i प्लस कितना होगा जी 4i प्लस कितना होगा 6i। तो दोस्तों यहाँ पर 6 बराबर जोड़ देंगे, 4 2 6 6 6 कितना होगा 12 इंटू आई। तो दोस्तों यहाँ पर 6 अब बट्टा जो गुना में रहता है भाग में 12 बराबर आई। तो 2 1 6 एकम 6 6 दूना के 12। तो दोस्तों यहाँ पर आई बराबर 1/2। तो दोस्तों आई बराबर क्या होगा 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर यही रहा आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों किरचॉफ के प्रथम नियम और किरचॉफ के दूसरे नियम आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आया होगा। और दोस्तों कल के क्लास में हमने बताएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आइए दोस्तों आज इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।